के एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को इंडिया को अपनी फ्रीडम मिलती है। जिन्ना पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं, वहीं इंडिया लॉर्ड माउंटबैटन को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की तरह कंटिन्यू करने के लिए कहता है। 15 अगस्त 1947 मिडनाइट के समय इंडिया की कंस्टिट्यूएंट असेंबली का स्पेशल सेशन होता है और नेहरू अपनी फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच देते हैं। दूसरे दिन नेहरू फ्री इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लेते हैं और देश सेलिब्रेशंस में डूब जाता है। लेकिन दोस्तों, इंडिया में सब सेलिब्रेशन के मूड में नहीं थे। इसमें सबसे बड़ा नाम था महात्मा गांधी का। वो इस दिन किसी भी तरह की सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बनते और पूरा दिन फास्टिंग और प्रेयर में ही निकालते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पार्टीशन के पूरी तरह खिलाफ थे और देश के विभाजन के साथ मिली ये आजादी उनके लिए अधूरी थी। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स के इस तरह हेस्टी विड्रॉल से पार्टीशन एक दर्दनाक एक्सपीरियंस में बदल जाता है। कैसे, आइए समझते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ अर्ली विड्रॉल। दोस्तों, माउंटबैटन के समय जिस तेजी से इवेंट्स घटित होते हैं उसमें पार्टीशन की डिटेल्स को सही तरीके से अरेंज करने का समय ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से बड़े स्तर पर ब्लडशेड देखने को मिलता है। स्पेशली पंजाब मैसेकर को प्रिवेंट करने में ये पूरी तरह फेल हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण था कि पार्टीशन की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए कोई भी ट्रांजिशनल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया था। माउंटबैटन इस उम्मीद पर थे कि वो इंडिया और पाकिस्तान के कॉमन गवर्नर जनरल रहेंगे और इस तरह नेसेसरी लिंक प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जिन्ना ने ये पोजीशन अपने लिए रख ली थी। इसके साथ ही बाउंड्री कमीशन अवार्ड को अनाउंस करने में भी डिले किया गया था। अवार्ड 12 अगस्त 1947 को तैयार हो चुका था, लेकिन माउंटबैटन इसे 15 अगस्त के बाद ही पब्लिक करने का फैसला लेते हैं, जिससे ब्रिटिशर्स डिस्टर्बेंसेस की सभी रिस्पांसिबिलिटी से एस्केप कर सके। इसका नतीजा बहुत ही भयानक होता है। सबकॉन्टिनेंट अपनी हिस्ट्री में कम्युनल वायलेंस और ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट का वर्स्ट केस सिनेरियो विटनेस करता है। इस दौरान करीब 10 लाख लोगों की हत्या कर दी जाती है और 75,000 से भी ज्यादा वुमेन का रेप होता है। दोनों ही डायरेक्शंस में डेड बॉडीज से भरी हुई ट्रेन्स बॉर्डर क्रॉस करती हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग डिस्प्लेस होते हैं और रेफ्यूजी कैंप्स में आजादी का कड़वा टेस्ट चखने के लिए मजबूर होते हैं। इस तरह बहुत से इंडियंस के लिए फ्रीडम पार्टीशन के लॉस के साथ और इस कम्युनिटी के सबसे बड़े विक्टिम खुद फादर ऑफ नेशन बनते हैं, जिनकी 30 जनवरी 1948 को मिलिटेंट हिंदू नेशनलिस्ट द्वारा हत्या कर दी जाती है। कंक्लूजन। दोस्तों, इस तरह 1947 में एक फंडामेंटल शिफ्ट होता है और वो था इंडिया का एक सॉवरेन स्टेट के रूप में उभरना। हालांकि आजादी का जश्न पार्टीशन के गम की वजह से कुछ फीका जरूर रहता है। इसी के साथ आजादी अपने साथ न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस भी लेकर आई। आगे आने वाले समय में इंडिया के सामने न सिर्फ प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने का चैलेंज था, बल्कि देश की पॉलिटी, इकोनॉमी और सोसाइटी को भी एक मजबूत फाउंडेशन देना था। दोस्तों, पार्ट ए को फिनिश करने के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ, यानी ब्रिटिश गवर्नेंस सिस्टम। इसमें हम ब्रिटिशर्स द्वारा इंट्रोड्यूस्ड डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के साथ पुलिस, आर्मी और जुडिशरी में हुए डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। साथ ही सभी चार्टर और रेगुलेशन एक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं पार्ट बी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स। दोस्तों, लैंड रेवेन्यू ब्रिटिशर्स के लिए मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम में से एक था। इस इनकम को मैक्सिमाइज करने के लिए उन्होंने इंडिया में अलग अलग सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए। आज हम उनके इंपॉर्टेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को डिटेल में कवर करेंगे। जानेंगे कि ये सिस्टम्स कब, कहां और क्यों लाए गए। साथ ही इंडियन एग्रीकल्चर कम्युनिटी पर इनका इम्पैक्ट भी डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन।